स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे रेक्टेंगुलर बिस्किट के रैपर के प्रिंटिंग के लेआउट को क्रिएट करना सीखेंगे। साथ में लेआउट का साइज किस तरह से दिया जाता है, अगर आपके क्लाइंट ने साइज नहीं दिया है तो आप किस तरह से साइज को क्रिएट करोगे। साथ में ट्रिम मार्क को भी देखेंगे, किस तरह से ट्रिम मार्क लगाया जाता है। वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। और उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारे रेक्टेंगुलर बिस्किट का रैपर कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टेंगुलर से ज्यादा आप राउंड बिस्किट ज्यादातर देखोगे मार्केट में। अब राउंड बिस्किट इसलिए आप ज्यादातर देखते हो क्योंकि राउंड बिस्किट में खर्चा कम आता है, उसके पैकेजिंग में तो खर्चा कम ही आता है, लेकिन उसका जो मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें भी मेहनत कम लगती है। पर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बिस्किट में मेकिंग प्रोसेस में थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, ज्यादा पैसा लगता है और उसके पैकेजिंग में भी ज्यादा खर्चा आता है। तो इसी वजह से जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बिस्किट होते हैं वो बड़े ब्रांड में आप देखोगे और ज्यादातर लोकल जो ब्रांड होते हैं उसमें आप राउंड वाले बिस्किट ज्यादातर देखोगे। तो कई बार ये सवाल किया जाता है, सर आप लेआउट में किस तरह से लेआउट का साइज लेते हैं वो बताइए। तो देखो यार, मैं कई बार बता चुका हूं कि लेआउट का जो साइज होता है ना वो आपका क्लाइंट ही आपको देता है, ठीक है। आप तय नहीं करोगे, आपका क्लाइंट ही आपको देगा। 99% ऐसा होता है कि आपका क्लाइंट ही देगा, पर 1% चांस ऐसा होता है कि आपका क्लाइंट अगर फर्स्ट टाइम काम करवा रहा है आपसे या फिर किसी से भी, तो वो साइज नहीं दे पाएगा। ऐसे में आपको साइज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब साइज क्रिएट करना है तो किस तरह से करें, देखो डिपेंड इस पे करेगा कि जो प्रोडक्ट के लिए आप साइज क्रिएट करना चाहते हो वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में है, किस फॉर्म में, सबका तरीका अलग होता है। तो चलो आज देखते हैं बिस्किट एक हार्ड फॉर्म में है। इसका पहले सरफेस एरिया देखेंगे कि ये कितना स्पेस लेता है, ठीक है जी। इसके लिए पहले बिस्किट का साइज लेना पड़ेगा और कितनी क्वांटिटी में रैपर चाहिए, यानी कि कितनी क्वांटिटी का पैकेजिंग होना चाहिए, ये हमारा क्लाइंट हमें बताएगा, ठीक है जी। तो उसके लिए जी हमारा क्लाइंट ये कहता है कि 70 ग्राम का एक पैकेजिंग हमें बनाकर दो। अब 70 ग्राम में 10 बिस्कुट आ रहे हैं, अब जरूरी नहीं है 10 ही आएंगे, 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। डिपेंड इस पे करेगा कि बिस्किट कितना पतला, कितना मोटा है या किस तरह का है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करके चलो कि ये क्रीम बिस्किट है, रेक्टेंगुलर क्रीम बिस्किट है। क्रीम बिस्किट में 2 बिस्किट होते हैं, उसके बीच में क्रीम होता है, ठीक है जी। अब यहां से लेकर यहां तक 10 बिस्किट आ रहे हैं, तो पहले हमें इसकी सरफेस एरिया को निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे क्लाइंट ने हमें बिस्किट का साइज दिया है। यहाँ समझाने के लिए मैं एक इस तरह से बना रहा हूं। सपोज करो कि ये हमारा एक बिस्किट है, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा बिस्किट। अब इसको मैं वर्टिकल देख रहा हूं, अब चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हो, पर मैं समझाने के लिए आपको वर्टिकल में समझा रहा हूं। अब यहाँ पे देखो विड्थ है जी 38 mm, ठीक है। मैं मिलीमीटर में आपको समझा रहा हूं। अब आप चाहो तो इंचीज में या फिर सेंटीमीटर में भी काम कर सकते हो, पर मेरी मानो तो मिलीमीटर में ही ज्यादातर काम किया करो, क्योंकि ज्यादातर जो हम पैकेजिंग है ना वो छोटे साइज के ही पैकेजिंग हम बनाएंगे। जब छोटे साइज का पैकेजिंग बनाओगे ना तब आपको मिलीमीटर में ही काम करना पड़ेगा। तो अपनी आदत में रखो कि मिलीमीटर में भी काम किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ है जी 38 mm। 38 mm ये हो गया जी चौड़ाई बिस्किट की, ठीक है। हाइट हो गया 64 mm, हाइट हो गया जी आपका ऊंचाई, और थिकनेस यानी कि सिंगल एक बिस्किट का मोटाई जो हो गया वो हो गया जी 10 mm, ठीक है जी। जैसे कि मैंने कहा ये क्रीम बिस्किट है, 2 बिस्किट है उसके बीच में क्रीम है, तो 10 mm। अब नीचे आ जाए तो यहाँ पे है जी 70 ग्राम का पैकेजिंग चाहिए हमारे क्लाइंट को।
70 ग्राम में जब इसका वेट किया जाएगा तो वो 8 से 10 बिस्किट आ रहे हैं, 10 मान के चलो, ठीक है। अब 10 बिस्किट का उसका थिकनेस और 10 बिस्किट, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया है 10 को 10 से, तो 100 mm आ गया। अब उस 100 mm में एक्स्ट्रा हमने 10 mm और ऐड किया है। देखो, जब भी आप साइज लोगे, एक्यूरेट साइज मत लेना, एक्यूरेट साइज लोगे तो साइज थोड़ा सा छोटा पड़ सकता है, तो इसलिए 5 से 7 mm एक्स्ट्रा लेके चलना। हम 5 mm एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, यानी कि 5 mm इस तरफ से और 5 mm इस तरफ से एक्स्ट्रा लिया है हमने, ठीक है। तो 10 mm हो गए, वो 10 mm हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 100 में, तो टोटल हमारे पास 110 हो गया, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा चौड़ाई, सरफेस का चौड़ाई, सरफेस एरिया कितना ले रहा है 110। अब यहाँ पे हम देखेंगे हाइट, यानी सरफेस एरिया का हाइट कितना है। तो हाइट के लिए जी यहाँ पे आ जाए, बिस्किट का ही हाइट ले लेते हैं। बिस्किट का हाइट है 64। अब इसमें भी 10 mm हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो एक काम मैं करता हूँ कि इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं लेता हूँ जी रेक्टेंगल। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, साइज पूछ रहा है, तो पहले तो 110 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब 64 में ऐड करेंगे 10 और, ठीक है जी। 10 मतलब ऐड किया हमने यहाँ नीचे से 5 mm और ऊपर से 5 mm, तो 74 हो गए 64 से, ठीक है जी। तो 74 हो गए और ये आ गया जी हमारा यहां से यहां तक का स्पेस, ठीक है। अब हमें निकालना है जी ये वाला, यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक का, ठीक है जी। ये जितना आपको दिख रहा है ये जॉइंट स्पेस है। अब जॉइंट स्पेस भी कह सकते हो या सील मार्जिन भी कह सकते हो, बहुत से लोग सील मार्जिन भी कहते हैं। तो सील मार्जिन यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब यहां से यहां तक का हमने निकालना और यहां से यहां तक का निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, बिस्किट का जो विड्थ है ना वही ले लेंगे, ठीक है। बिस्किट का विड्थ ले लेंगे ये वाला, ये यहां से यहां तक का, ठीक है। यहां से यहां तक का है जी 38 mm, तो 38 mm का हाफ कर देंगे। यहां से यहां तक का 38 mm है, उसको हाफ कर देंगे। हाफ इसलिए कि 19 mm नीचे से 19 mm ऊपर से, ठीक है जी। उस 19 mm में भी 5 mm एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे। तो यहां पे आ जाओ, उस 19 mm में भी 5 mm एक्स्ट्रा ऐड हमने किया तो 24। तो इसके लिए जी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रोक में ले रहा हूँ, स्ट्रोक का कलर मैं ब्लैक कर रहा हूँ। इसी का ही एक कॉपी कर लेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे आ रहा हूं मैं, रेफरेंस पॉइंट में लगा रहा हूं राइट की तरफ, विड्थ में आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए 24 ये वाला वैल्यू ले लेंगे हम, और ये लीजिए एक साइड का आ गया। अब इसी को ही कॉपी करके दूसरी साइड में हम लगा देंगे, ये आ गया जी दूसरी साइड का। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं जी इस वाले पार्ट, इसका निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए सिंपली मैं इसी का ये कॉपी कर लेता हूँ, इसके साथ पहले मैं अटैच कर लूं। अब इसका निकालने के लिए जी ये जो बिस्किट का विड्थ है ना, यहाँ पे 38 आप देख रहे हो, यही ले लेंगे पर इसमें 10 प्लस करेंगे। तो बिस्किट का जो विड्थ है वो इस वाले रेक्टेंगल के हाइट में ले लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट ऊपर लगाऊंगा और हाइट में आकर मैं 48 कर दूंगा, ठीक है जी। याद रखना 10 प्लस किया हमने, तो एंटर, ये आ गया हमारा साइज। सेलेक्ट करेंगे और इसको फैला देंगे यहां तक, ठीक है जी। इसको हमने यहां तक फैला दिया, दूसरी तरफ भी फैल गया। अब ये तो हुआ जी हमारा फ्रंट और टॉप का, ठीक है, ये वाला टॉप का और ये वाला फ्रंट का। अब ये तो हुआ हमें जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है यानी कि जो बॉटम में है और जो बैक में है उनका क्या, उनको भी बनाएंगे। याद रखना जो बॉटम में है उसको 2 हिस्से में बनाएंगे, साइज यही रहेगा पर इसको 2 हिस्से में कर देंगे, क्योंकि इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट जब आपस में ज्वाइंट होता है, सील होता है, तो 2 हिस्से में होता है, ठीक है जी। अभी आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि इनको सेलेक्ट करके इनकी एक कॉपी मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट है यहां से पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके हाफ कर देंगे।
अब इतना होने के बाद जी सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव कराते हुए ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और इसके साथ अटैच हम कर देंगे ऐसे करके। ठीक है जी। मैं एक काम ही करता हूँ, मैं इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ ऐसे करके, तब आप समझ लो ऐसे, और यूं करके सेलेक्ट किया मैंने और नीचे लेके आया। तो इस तरह से अब मैंने रखा है। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमने हाफ किया है ना, ये आधा इस तरफ आएगा और आधा इस तरफ आएगा। ठीक है, अब इसकी एक और हम कॉपी करेंगे और सिंपली मैं इसको नीचे की तरफ लगा दूं। देखो कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ये हो गया जी हमारा टॉप पार्ट, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक। ठीक है, ये वाला और ये वाला पार्ट हो गया जी हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है जी, ये जो फ्रंट में दिख रहा है और जो बैक में है, और ये आधा ये और आधा ये हो गया हमारा बॉटम वाला पार्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखो जी, इसका जो वैल्यू है विड्थ में दिखा रहा है 158 पॉइंट समथिंग, पर हम लेंगे 159, और नीचे आ जाए तो हाइट में जो वैल्यू दिखा रहा है 241 दिखा रहा है, तो 242 लेंगे। ठीक है जी, तो इस पे ध्यान रखना, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब मैं ये कर रहा जी, यहाँ से एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूंगा। एक रेक्टेंगल मैंने ऐसे ही रफली ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसका जो विड्थ है यहाँ देख लो, विड्थ है जी 158, तो 159 लेंगे इस पे। तो यहाँ पे आ गए, सेलेक्ट किया और 159। ठीक है जी, ये हमने ले लिया वैल्यू इस पे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं जी हाइट 241, तो 242 लेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और 242 ये ले लिया हमने। ठीक है जी, अब इसको स्ट्रोक में हम ले लेंगे, फिल को मैं खत्म कर रहा हूँ ऐसे करके, और ये मैंने स्ट्रोक में इसको ले लिया। इसके साथ मैं अलाइन कर दूंगा ऐसे करके, ये ले लिया हमने। ठीक है जी, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये वाला पार्ट। ठीक है जी, अब इसको सेलेक्ट ही रखेंगे। अब हम निकालेंगे रैपर का साइज। तो ये हो गया हमारा बिस्किट का सरफेस एरिया, यानी कि बिस्किट कितना स्पेस लेगा। अब हम निकालेंगे रैपर का साइज। तो रैपर के साइज के लिए इसी जो बाद में हमने रेक्टेंगल लगाया उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो रैपर के बाहर की साइड पे जो एजेस में है ये वाला, ये जो है सील मार्जिन है, तो सील मार्जिन को ऐड करेंगे। तो सील मार्जिन होता है 10 mm से 20 mm के बीच, डिपेंड करता है कि आपका रैपर कितना बड़ा कितना छोटा है। 10 से 20 mm के बीच हम सील मार्जिन को ऐड करेंगे उसके लिए। और ऑब्जेक्ट पाथ और ऑफसेट पाथ में जाएंगे। ठीक है, और प्रीव्यू को मैं ऑन कर देता हूं, और यहाँ पे लेंगे जी हम 12 mm। ठीक है जी, ये अंदाजन लिया जाता है, मैं 12 mm ले रहा हूँ 10 से 20 mm के बीच में। तो यहाँ पे जी ये बाहर की तरफ आ गया, और ये आ गया जी हमारा एक रैपर का साइज। ठीक है जी, तो ये आ गया जी रैपर का साइज। यहाँ देख लो मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, हम इस पे नजर रखेंगे। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ फाइल, न्यू। ऑलराइट, तो न्यू फाइल में आ गए, यहाँ पे प्रिंट में ले लेंगे क्योंकि हम प्रिंट के लिए बना रहे हैं, और प्रीसेट डिटेल्स में नेम दे देंगे रेक्टेंगुलर। ठीक है जी, रैपर बिस्किट रैपर लेआउट कर देते हैं। ठीक है जी, और यूनिट ले लेंगे अपने हिसाब से, मिलीमीटर। ठीक है, और ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट ही रखूंगा। अब आ जाते हैं जी साइज में। साइज ये ले लेंगे 183 विड्थ में, तो 183, और हाइट में लेंगे 266 आर्टबोर्ड 1 ब्लीड 3 mm का ब्लीड, और यहाँ पे क्लिक मैं कर रहा हूँ, चारों तरफ हो गए ये देखो। ठीक है जी, नीचे आ जाओ, एडवांस ऑप्शन में CMY के कलर मोड रास्टर इफेक्ट में 300 ppi क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो ये आ गया जी हमारा रैपर का एक लेआउट का आर्टबोर्ड। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक काम ये करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, लेआउट नेम दे रहा हूँ मैं, आप कुछ भी नेम रख सकते हो,
और सबसे पहले ये काम ये करेंगे कि जी रेक्टेंगल लेके, ये जो ब्लीड आपको दिख रहा है ना रेड कलर का, ये जो रेड कलर का है ये ब्लीड है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो मैं एक रेक्टेंगल को इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूं पहले। ये लो जी, एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। मैं थोड़ा सा चेक कर लूं ताकि आउट तो नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है। अब मैं एक काम ये करूंगा कि स्ट्रोक को मैं खत्म कर रहा हूँ और इसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज करूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ठीक है जी। अब जितना आपको ब्लू दिख रहा है ये है जी हमारा रैपर का साइज, राइट। अब एक काम ये कर सकते हैं कि जी ये जो हमने बनाया था, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल होगा जो बाद में हमने लगाया था, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब ये हमारा काम आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं लेआउट ही बना दूंगा। तो सबसे अच्छा है ये कि हम यहाँ पे इसका फिल को खत्म कर दें, स्ट्रोक रखेंगे, कट करेंगे, यहाँ से कट करके यहाँ ले लेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट करके इसके बैकग्राउंड के साथ अलाइन कर देंगे। ये लो जी, अलाइन हो गया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे सील मार्जिन के मार्किंग करेंगे हम। सील मार्जिन को दिखाने के लिए एक मार्क लगाना पड़ता है, मार्किंग करना पड़ता है ताकि ये पता चले कि सील मार्जिन फोल्ड होने के बाद किस साइड में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जी यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे हम, यहाँ से इसके एजिस से यहाँ तक, ब्लीड तक, ठीक है। तो यहाँ से एक इस तरह से स्क्वायर ही बनाना है, रेक्टेंगल नहीं बनाना है अपने। एक इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। इसको फिल में ले लेंगे ऐसे और इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये हो गया जी अलाइन, ठीक है जी। और अब इसका दूसरा हिस्सा दूसरी साइड में लगा देंगे। एक कॉपी किया मैंने और उसको भी अलाइन करके ये लगा दिया, ठीक है। अब इससे ये पता चलता है कि हमारा जो सील मार्जिन है वो कितना है, ठीक है। और साथ में सील मार्जिन में जब ये दोनों पार्ट जॉइंट होंगे, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाले पार्ट जब फोल्ड किया जाएगा तो नीचे कौन सा पार्ट जाएगा, ये पार्ट जाएगा या ये पार्ट जाएगा। अब जहां पे मार्किंग किया हुआ है वो पार्ट हमेशा नीचे जाता है और जहां नहीं किया है वो पार्ट ऊपर ही रहता है, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है जब ऐसा कोई आप डिजाइन बना रहे हो बैकग्राउंड में जो सीमलेस है, ठीक है जी, उसके लिए किया जाता है ज्यादातर, राइट। और बहुत से लोगों की आदत होती है ये चारों कोनों में लगा देते हैं। चारों कोनों में लगाने की जरूरत नहीं होती है, एक ही साइड में लगाया जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक काम ये करेंगे जी, मैं ये जो है ना, ये जो हमने बना के लगाया है लेआउट, इसको कंट्रोल शिफ्ट G से अनग्रुप कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके इसको पहले तो कर देंगे मेक गाइड्स, इसको गाइड्स में बदल देंगे। तो चलिए दोबारा से मैं बता देता हूँ कि कौन सा पार्ट क्या है। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये हो गया हमारा टॉप पार्ट, मेन जो डिजाइन होगा यहीं पे होगा। ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंट की साइड में आएगा और ये वाला पार्ट जो है बैक साइड में जाएगा और ये वाला आधा पार्ट और ये वाला आधा पार्ट जो है ये बॉटम साइड में जाएगा, ठीक है जी। और ये सील हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से सील होगा और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से सील होगा, ठीक है जी। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलो अगर आपको सेव करना है तो इसको टेम्पलेट बनाकर सेव कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसी टेम्पलेट को हमें बार बार बनाने की जरूरत पड़ती है। तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार बनाओ और उसको सेव कर दो। अगर उसी साइज का आपको चाहिए तो, अलग साइज का चाहिए तो दोबारा से आपको बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब आखिर में एक काम और रह गया है जो कि हम लगाएंगे ट्रिम मार्क, ठीक है जी। तो ट्रिम मार्क के लिए सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्रिम मार्क हमेशा एक्चुअल साइज में लगाया जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, मैं इसको भी हटा दूं, ये जो आप देख रहे हो ये है जी हमारा आर्ट बोर्ड, ठीक है जी। मैं इसको और हटा देता हूँ। ये आर्ट बोर्ड जो है ये हमारा एक्चुअल साइज है, इसी पे ही लगाया जाता है ट्रिम मार्क। तो ट्रिम मार्क पहले भी लगा सकते थे, बाद में भी लगा सकते हो, मैं आखिर में आपको बता रहा हूँ। तो कंट्रोल Z से मैं अंडू कर रहा हूँ, मैं अंडू करूंगा एक बार और। अब ये जो बैकग्राउंड में हमने लगाया ना, इसको सेलेक्ट करेंगे और अब आ जाएंगे जी हम ऑब्जेक्ट, पाथ
ऑफसेट पाथ। अब याद रखना कि ब्लीड हमने कितना लिया था, ब्लीड हमने 3 mm का लिया था, ठीक है। तो -3 mm का एक वैल्यू डालेंगे यहाँ पे और ओके करेंगे, ठीक है जी। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसका कलर पिंक कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जितना पिंक आपको नजर आ रहा है ये हमारा एक्चुअल साइज है, और जितना व्हाइट आपको नजर आ रहा है एजेस में ये ब्लीड है, ठीक है जी। अब इस पिंक वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके सिंपली हमने जाना है ऑब्जेक्ट और यहाँ से क्लिक करना है क्रिएट ट्रिम मार्क्स। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए चारों कोनों में ट्रिम मार्क ऐड हो जाते हैं। डीसेलेक्ट करेंगे और इस पिंक वाले रेक्टेंगल को बाहर निकाल के डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये क्रिएट हो चुका है हमारा लेआउट, और ये था हमारा रेक्टेंगुलर रैपर का 70 ग्राम का लेआउट, ठीक है जी। अब इसी लेआउट को लेकर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिजाइन भी करेंगे और भी बहुत कुछ मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटराम कैट्स